बात होगी इजरायल को खामेनेई की धमकी की, चुनाव आयोग पर इंडिया गठबंधन के आरोपों की, देखेंगे संविधान बदलने के बयान पर कैसे घिरे बीजेपी और आरएसएस, एयर इंडिया हादसे की जांच को लेकर क्यों भारत ने ठुकराया यूएन का प्रस्ताव, जानेंगे महाराष्ट्र में कैसे साथ आए ठाकरे ब्रदर्स, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्तों पर देशद्रोह का मुकदमा, इलेक्शन में गड़बड़ी करने का आरोप, अधिकारियों पर 2014, 2018 और 2024 के आम चुनावों में गंभीर गड़बड़ियों का है आरोप। आरजेडी ने लॉन्च किया बिहार चुनाव के लिए पार्टी का कैंपेन सॉन्ग, गाने का टाइटल तेजस्वी अब की आई हैंगे, रोशनी सवेरा लई हैंगे। गाने में तेजस्वी को बताया गया है बिहार का बेटा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आदिवासी प्रतिनिधियों से की मुलाकात, एक्स पर शेयर किया वीडियो, कांग्रेसी जिलाध्यक्षों में आदिवासी लीडरशिप को मौका देने की कही बात। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 303 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 84,058 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 88 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,637 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान और इजरायल के बीच जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत फिर से शुरू करने की तैयारी में है, तो इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि खामेनेई की जान लेने के उनके प्लान में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अमेरिका हो या इजरायल, जो भी ईरान की तरफ देखेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। खामेनेई ने एक बार फिर से इजरायल और अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन की जंग में सीजफायर के बाद अब अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ बातचीत की कोशिश तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की तरफ से दावा किया गया है कि ट्रंप सरकार ईरान को नागरिक परमाणु कार्यक्रम बनाने के लिए $30 बिलियन तक की मदद करने के साथ उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने तक की रणनीति पर विचार कर रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत नहीं होगी, सिर्फ सीजफायर हुआ है। इस बीच इजरायल ने दावा किया है कि उसके एजेंट्स अभी भी ईरान में हैं और खामेनेई को मारने के प्लान पर कायम है, और इसी के चलते खामेनेई अभी भी गुप्त स्थान पर है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इजरायल और अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने इजरायल पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि इजरायल को पता होना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर किसी भी प्रकार का हमला उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ईरानी कौम अजीम कौम है। ईरान एक ताकतवर और प्राचीन सभ्यता वाला मुल्क है। हमारी कल्चरल और सिविलाइजेशनल पूंजी अमेरिका और उस जैसे मुल्कों से सैकड़ों गुना ज्यादा है। कोई ये उम्मीद रखे कि ईरान किसी दूसरे मुल्क के आगे सिर झुकाएगा तो ये ऐसी बेहुदा बात है जिस पर अक्लमंद लोग हंसेंगे। ईरान के 9 करोड़ अवाम ने एकजुटता के साथ डटकर आर्म्ड फोर्सेस के अमल की हिमायत की, और इस मामले में उन्होंने अपनी अला ज़र्फी और नुमाया व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने साबित किया कि जरूरत के वक्त इस कौम की तरफ से एक ही आवाज सुनाई देगी। ईरान के तेवर सख्त हैं, तो विपक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में धांधली का मुद्दा उठा रहा है, और अब इंडिया गठबंधन ने एकजुट रूप से चुनाव आयोग को घेर लिया। तेजस्वी यादव ने 8 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने इसे खुले तौर पर साजिश यानी डाका करार दिया। तो क्या है विपक्ष के आरोप और अब किन मुद्दों पर घिरा चुनाव आयोग, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल बने हुए हैं, और अब विपक्षी दलों ने उस पर एक और आरोप लगा दिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग बिहार में 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट को साइड कर नया वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। बिहार में हार को देखते हुए मोदी जी डरे हुए हैं। नीतीश कुमार बार बार दिल्ली जा रहे हैं और बिहार में गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी हो रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के नामों के वेरिफिकेशन के लिए लोगों से उनकी नागरिकता का प्रूफ मांग लिया है। आयोग का कहना है कि ये फैसला वोटर लिस्ट को साफ और सही बनाने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी हमेशा कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। समाज के अंतिम मैदान पर खड़े लोगों के अधिकार को ये सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। मॉनसून का समय है। बिहार का 73% भूभाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ के समय में लोग अपना जान बचाएगा या अपना कागजात लेकर निर्वाचन आयोग के पास जाएगा।
तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया है। उनके साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद थे। खेड़ा ने कहा कि बिहार के लोगों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साजिशन मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR किया जा रहा है। इसमें घर घर जाकर वोटरों को सत्यापित किया जाएगा और उनसे उनकी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। ये खुले तौर पर साजिश है, डाका है। ये डाका सिर्फ बिहार के वोटरों पर नहीं, उनके अधिकारों पर, उनकी पहचान पर, उनकी नागरिकता पर डाला जा रहा है। बिहार के लोगों के वजूद को खत्म करने की ये साजिश रची जा रही है। इस दौरान CPIML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी चुनाव आयोग की कोशिश पर सवाल उठाए। इसे NRC बताया, यानी चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। उनका कहना है कि ये बिहार में वोटरों को लोकतंत्र में दिए गए अधिकारों से वंचित करने की साजिश है। हम इंडिया गठबंधन के तमाम साथी इसका विरोध करते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल गहराते नजर आ रहे हैं और बीजेपी भी बुरी तरह से घिरती जा रही है। बीजेपी पर चुनाव आयोग और ED जैसे तमाम संस्थाओं को अपने इशारे पर काम करवाने के आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी और संघ दोनों पर ही संविधान विरोधी होने के आरोप भी विपक्ष लगाता रहा है और अब विपक्ष के इन आरोपों पर खुद RSS ने ही मुहर लगा दी। संघ महासचिव ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। तो क्या कहा दत्तात्रेय होसबाले ने, जिस पर मच गया बवाल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संविधान में बरकरार रखा जाए, जिन्हें आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी और RSS पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे और RSS ने हमेशा से संविधान का विरोध किया है। कांग्रेस ने इस कदम को संविधान को खत्म करने की साजिश बताया है और इसका कड़ा विरोध करने की बात कही है। कांग्रेस ने कहा कि वो बीजेपी RSS की साजिश को कभी सफल नहीं होने देगी और ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की साजिश है, जिसे RSS भाजपा लंबे समय से रच रही है। दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि जिस समय संविधान को लागू किया गया था उस समय RSS ने इसका विरोध किया था और इसकी प्रतियां भी जलाई थी। लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी नेता खुले तौर पर कह रहे थे कि संविधान बदलने के लिए संसद में 400 से ज्यादा सीट चाहिए। कांग्रेस किसी हालत में इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। यानी RSS महासचिव के बयान ने बीजेपी और संघ दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन RSS इस मुद्दे को फिर से हवा देने में जुट गया है। संघ महासचिव के बयान पर बवाल मच गया है तो एयर इंडिया के हादसे को लेकर भी गुत्थी अब तक नहीं सुलझी। यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जांच अब भी जारी है। जांच में संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ICAO ने मदद की पेशकश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। फिलहाल विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB मामले की जांच कर रहा है। तो केंद्र ने क्यों ठुकराई UN की जांच में मदद की पेशकश और क्या है मामले की पूरी जानकारी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हवाई सुरक्षा को लेकर देश में हलचल मची हुई है। इस भयावह हादसे ने विमानन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसे देखते हुए संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने सख्त रुख अपनाया है और 8 जुलाई को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को तलब किया है। समिति इस बैठक में हवाई सुरक्षा की समग्र स्थिति, विमानों के रखरखाव, पायलटों की ट्रेनिंग और यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगेगी। हाल के दिनों में केदारनाथ और वैष्णो देवी मार्गों पर हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं ने भी चिंता बढ़ाई है। समिति DGCA की भूमिका और विमानन क्षेत्र में मेंटेनेंस जैसे अहम मुद्दों पर भी सवाल उठाएगी। कई सांसदों ने हवाई सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की है। ये बैठक हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। समिति की सिफारिशें मॉनसून सत्र में संसद में पेश की जाएंगी। वहीं अहमदाबाद हादसे की जांच को लेकर भारत सरकार का एक हालिया फैसला भी चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ICAO ने जांच के लिए अपने विशेषज्ञ भेजने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा दिया है। इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत अपनी जांच प्रक्रिया पर पूरी तरह भरोसा करता है? हादसे की सच्चाई जानने के लिए देश की नजरें जांच के नतीजों पर टिकी हुई हैं। एयर इंडिया हादसे के पीछे का पूरा सच क्या है, हर कोई ये जानना चाहता है। इस एक हादसे से एक झटके में 275 लोगों के घर में सन्नाटा पसर गया।
तो महाराष्ट्र में त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सरकार के आदेश के तहत मराठी और अंग्रेजी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया, जिसे शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता पर हमला बताकर खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर अब दोनों नेता एक साथ आ गए हैं। तो क्या ठाकरे ब्रदर्स हो गए हैं एकजुट? जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर सियासी तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मराठी और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था। इस 3 भाषा फॉर्मूले के खिलाफ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने तीखा विरोध जताया है। दोनों नेताओं ने इस आदेश को मराठी अस्मिता के खिलाफ बताकर इसे खारिज कर दिया है। राज ठाकरे ने 3 भाषा फॉर्मूले के खिलाफ 5 जुलाई को मुंबई के गिरगांव चौपाटी से जन आंदोलन शुरुआत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये मार्च गैर राजनीतिक होगा और इसमें शामिल होने वालों को वो ध्यान में रखेंगे। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने भी राज्य के आंदोलन को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। उद्धव ने इसे भाषाई आपातकाल करार देते हुए मराठी लोगों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंदी को महाराष्ट्र में थोपा नहीं जा सकता। इस विवाद में दोनों नेताओं का सियासी गणित भी नजर आ रहा है। राज ठाकरे की एमएनएस हाल के चुनावों में मराठी गैर मराठी मुद्दे की वजह से कमजोर हुई थी। अब वो इस मुद्दे को मराठी अस्मिता से जोड़कर अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को विधानसभा चुनाव में मराठी वोटों के बिखराव का नुकसान हुआ था। दोनों भाई इस मुद्दे को सियासी मौके के तौर पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद गहराते जा रहा है तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बहस गरमाई हुई है। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है और जल्द से जल्द इसे लागू करवाना चाहती है, जबकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। उसी कड़ी में अब पूर्व सीजेआई का भी साथ विपक्ष को मिल गया है। उन्होंने सरकार के इस प्लान पर तीखा तंज कसा है। तो क्या बोले पूर्व सीजेआई? जानेंगे इस रिपोर्ट में। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक देश एक चुनाव योजना को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के आगे उन्होंने चेतावनी दी कि अगर छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों को समान अवसर नहीं मिले तो वे सियासी दौड़ में पिछड़ जाएंगी। चंद्रचूड़ ने कहा कि बड़ी पार्टियों के पास धनबल की ताकत है जो उन्हें चुनावों में बढ़त दिलाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रचार में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाए, क्योंकि वर्तमान में पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। जेपीसी 11 जुलाई को चंद्रचूड़ और पूर्व सीजेआई जेएस खेहर के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करेगी। दरअसल केंद्र सरकार 2029 से एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की योजना पर काम कर रही है, ताकि खर्च कम हो और विकास कार्यों को गति मिले। हालांकि विपक्षी दल इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए खतरा बता रहे हैं। उनका मानना है कि इससे छोटी पार्टियों का प्रभाव कमजोर होगा। और अब चंद्रचूड़ की टिप्पणी छोटी पार्टियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है, जो लंबे समय से समान अवसर की मांग कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि धनबल और प्रचार के असंतुलन को दूर करने के लिए नीतिगत सुधार जरूरी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जेपीसी इस सुझाव पर कितना गौर करती है और क्या ये योजना छोटी पार्टियों के लिए निष्पक्ष होगी। पूर्व सीजेआई के बयान के बाद मोदी सरकार की ये योजना सवालों से घिर गई है। तो कटघरे में चुनाव आयोग भी है। आयोग की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं उन पर भी विवाद छिड़ जाता है। इस बीच अब चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। उसकी तरफ से 345 राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है, जिसके बाद इन राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। तो क्या है चुनाव आयोग का फैसला? क्यों लिया जा रहा एक्शन? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमाम राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। उसकी निष्पक्षता को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है। आयोग लगभग 345 राजनीतिक दलों की छटनी करने जा रहा है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। इसी कड़ी में अब आयोग उन दलों की छटनी करने जा रहा है जो लंबे वक्त से पॉलिटिक्स जगत में एक्टिव नहीं है। ईसीआई ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ मिलकर ऐसे 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी आरयूपीपी को सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। चुनाव आयोग की विज्ञप्ति के मुताबिक ये सभी दल देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। दरअसल आयोग के संज्ञान में आया है कि मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड 2800 से ज्यादा आरयूपीपी में से कई आरयूपीपी अपनी मान्यता बरकरार रखने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए आयोग की तरफ से ऐसे दलों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया।
और अब तक 345 की पहचान की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि ये सभी दल 2019 से पिछले 6 सालों में एक भी चुनाव लड़ने की जरूरी शर्त को पूरा करने में विफल रहे और इन दलों के कार्यालय कहीं भी भौतिक रूप से स्थित नहीं हो सके हैं। बता दें कि देश में राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय हो, राज्य हो या फिर आरयूपीपी हो, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड है। इस प्रावधान के तहत कोई भी संघ जो एक बार राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हो जाता है, उसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ मिलते हैं, जैसे कर छूट आदि। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार चुनाव में बीजेपी का परंपरागत गणित कुछ गड़बड़ा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने बहुत समझदारी से काम लिया कि उसने आरजेडी के तेजस्वी यादव को सीएम फेस चुन लिया है, वहीं आरजेडी से निकाले गए लालू के दूसरे पुत्र ने कह दिया है कि वो रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते हैं, उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में रिश्तों की जमा पूंजी पर राजनीति करने वाली पार्टी के सामने खासी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब देखना यह है कि बिहार चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है, कैसे मुमकिन है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।